अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। आज का नॉवेल है हारू तो पिया तेरी, और ये लिखा है शाइस्ता अजीज साहिबा ने। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ज़ैनब भाभी ने उसके दुपट्टे में लगी पिनों को निकाल कर मुंह में दाबा। सुनो शबीना, ये उम्र है ना, दिल का बुरा नहीं है। बस तुम्हें जरा हिम्मत, सब्र और कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहिरा करना होगा। उन्होंने उसका घूंघट बिल्कुल पीछे करके दुपट्टा और बालों के साथ पीने लगा दी, ऐसे गोया मीखे ठोक दियो। उसके मुंह से हल्की सी सिसकी बरामद हुई। कोई सीसी नहीं होगी। उमर की बीवी बनी हो तो बहुत बहादुर बनकर रहना होगा। उन्होंने उंगली उठाकर तनबीही अंदाज में उसे कदरे प्यार से देखा। या अल्लाह, ये उम्र क्या चीज है, लगता है मेरी शादी नहीं हुई। किसी पहलवान से कुश्ती लड़नी होगी मुझे। सब्र, बर्दाश्त, हिम्मत, बहादुरी, ये सिफात कहाँ है भला मुझ में अल्लाह मियाँ जी। उसने रहम तलब नजरों से जैनब भाभी को देखा। वो पूरी तरह से उसका गरारा सेट करने में लगी हुई थी। उमर का हर मामले में ख्याल रखना, उसका दिल जीतने की कोशिश करना। वो अपने उसूलों में बड़ा सख्त है, जरा सी बात उसके मिजाज के खिलाफ हो जाए तो हंगामा बर्पा कर देता है। मुझे यकीन है कि तुम उसके मिजाज को समझकर उसे अपने जैसा बना लोगी। ठंडा, मीठा और नरम। उन्होंने मोहब्बत से उसकी ठोड़ी उठाकर उसकी आंखों में झांका। शबीना, मेरा मान रखना बच्चा। उनकी आंखों में इस वक्त क्या नहीं था, इल्तिजा, हसरतें, तमन्नाएं, अरमान, आरजुएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी भाभी। उसने धीरे से सर झुकाकर कहा तो उन्होंने उसे लिपटा लिया। मैं उमर को भेजती हूँ, तुम अपना गरारा सेट रखना। इस कड़े वक्त में उन्हें मुसलसल करारे की फिक्र लगी हुई थी। उसका दिल था कि काबू में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। उमर खलील, उसने जेरे लब दोहराया और थके थके अंदाज में तकिए के साथ टेक लगा ली। थकन, खौफ और भारी भरकम चीजों ने मिलकर उसके आसाब को बिल्कुल ही थका दिया था। शायद इसीलिए फौरन ही नींद ने उस पर गलबा पा लिया। न जाने कौन सी घड़ी और कौन से पहर में उमर आ गया था। सब्ज और सुर्ख कामदार गरारा में उसका सादा और मासूम हुस्न फूटा पड़ रहा था। सोते में तो शायद हर लड़की ही प्यारी लगती है, सो इस वक्त वो भी दुल्हन बनकर बहुत हसीन लग रही थी। मगर उमर खलील के अंदर किसी जज्बे ने सर नहीं उठाया। कोई सुलगती चिंगारी रोशन नहीं हुई। अंदर से किसी हसीन जज्बे और शौक ने उसे नहीं तड़पाया। एक उचटती सी नजर उस पर डालकर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने शायद कोई चीज जोर से टेबल पर रखी थी या मारी थी कि आवाज से वो फौरन हड़बड़ाकर बेदार हो गई। उफ अल्लाह, ये क्या हो गया। उसका दिल फिर से धड़ धड़ शोर मचाने लगा। ये कब आकर खड़े हो गए। भाभी का इस कद्र मेहनत से सेट किया हुआ गरारा सिमट चुका था। टीका न जाने कब उल्टा हो चुका था। उसने हाथ से सारी चीजें टटोली। बाकी सब चीजें ठिकाने पर थी सिवाय उसके दिल और उमर खलील के। उसने पहले कोट उतार कर हैंगर में टांगा, जूते उतार कर उसमें मोजे रखकर शू रैक में रखे और कमीज शलवार लेकर बाथरूम में चला गया। वो हैरान हैरान सी उसकी सारी कार्रवाई देखती रही। हालांकि वो खासी झुकी बैठी थी मगर फिर भी वो उसे बआसानी देख सकती थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो बरामद हुआ। ये इतनी देर में कपड़े बदलते हैं। वो हैरान थी, मगर वो शायद नहा कर आया था क्योंकि उसने तौलिए से बाल रगड़ने शुरू कर दिए थे। वो मुंतजिर थी कि वो कब उसकी तरफ मुतवज्जो हो। बाल साफ करने के बाद उसने हाथ पैरों में कोई लोशन लगाना शुरू किया। इधर उसके हाथ पैर से जान निकले जा रही थी। उस जानलेवा खामोशी से वो और भी घबरा रही थी। कमरे में मौत का सा सुकूत था। उसने बड़े इत्मीनान से थर्मास में से दूध उंडेला और मग लेकर बेड के करीब आ गया। वो थोड़ा और झुक गई। अब वो बाकायदा कांप रही थी। अरे, आप अभी तक ऐसे ही बैठी हैं? उसने एक सिप लेकर उसे देखा। कमाल है भई, मुझे आपको देखकर घबराहट हो रही है कि कैसे इस तरह बैठी हैं। और एक आप हैं, क्यों इस तरह बैठी हैं भई? उसका जी चाहा कि उसे कोई सख्त सा जवाब दे कि वो मरीख की मखलूक है जो उन्हें नहीं पता आज के दिन दुल्हनें क्यों इस तरह बैठती हैं। रूप क्यों सजाया जाता है, किसके लिए, किस खातिर। वो आंसुओं समेत सब कुछ अंदर जब्त कर गई। चाहिए प्लीज फ्रेश होकर आएं। मुझे तो आप पर तरस आ रहा है। उसके इस तरह कहने पर उसका दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रो दे। नाहक 2,500 डाले पार्लर में फरी ने। देख तो आकर कैसे बेकदरी हो रही है। मौसूफ ने एक निगाह गलत तक नहीं डाली है। तुम कहती थी देख कर कुर्बान जाएंगे, लौटन कबूतर बन जाएंगे उन्हें, और मुझ पर तरस आ रहा है। उसने जोर से अपना सीधा पैर जमीन पर रखा और चाह रहा था अभी हर शय को आग लगाकर खुद ओढ़ कर सो जाए, मगर उसे तो बहादुर साबिर
और न जाने क्या क्या बनकर दिखाना था। जी ये रही आपकी रोनुमाई। उसने एक लॉकेट उसकी जानिब बढ़ाया तो उसने हाथ बढ़ाकर ले लिया। मैं फॉर्मेलिटीज निभाने का आदी नहीं हूँ, बड़ा रूखा सा जवाब मिला। अब बीवी बन गई हैं तो कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ निभा भी हो सके। इस अंदाज पर उसने बेसाख्ता चौंक कर उसे देखा। ये लहजा, ये अंदाज, वो तो बस गिरने को थी। कोई शौक, कोई वारफ्तगी नहीं थी उसके लहजे में। कैसा सपाट और बेकैफ अंदाज था। आज की रात को भी वो किस तरह आम अंदाज में ले रहा था। हर काम अपनी रूटीन के मुताबिक कर रहे थे। उसके अंदर जैसे तौहीन, ज़िल्लत और नज़रअंदाज किए जाने का दुःख उतरने लगा। बड़ी मुश्किलों से ज़ब्त करके वो लिबास तब्दील करके आई तो वो करवट लिए सो चुका था। कमरे में बहुत मध्यम रोशनी थी, मगर अंदर से वो आग की तरह सुलग रही थी। सुबह ज़ैनब भाभी ने आकर दरवाजे पर दस्तक दी तो हड़बड़ा कर उठ बैठी। अभी फज्र के वक्त तो उसकी आंख लगी थी। पूरी रात तो रोते हुए गुजर गई थी। उसने दुपट्टा ठीक करते हुए दरवाज़ा खोला और उन्हें अदब से सलाम किया। जवाबन उन्होंने उसको खुद से लिपटा लिया। दूधो नहाओ पूतो फलो। वो तो निसार ही हो गई थी। हैं? ये अभी तक सो रहा है? उन्होंने एक शरीर सी नजर उमर पर डाली जो बेखबर सो रहा था, फिर उसे देखा। सुर्ख मुतवर्रिम आंखें, कदरे बिखरे बाल, कहीं कहीं अटकी हुई अफशां के सुनहरे जर्रे। वो पूरी तरह से लुटी पिटी दिखाई दे रही थी। भाभी की आंखें पूरी तरह से रोशन हो गई। कैसा लगा तुम्हें उमर? वो वो पूरे इश्तियाक से पूछ रही थी। अब वो उन्हें क्या बताती कि वो तो उसे ठीक तरह से देख भी नहीं पाई थी। बस उसे सुना ही सुना था और जो सुनना था वो ही उसे मार डालने को काफ़ी था। उसने सब कुछ सोचकर सर झुका लिया। सब समझ में आ जाएगा मेरी जान। मगर आहिस्ता-आहिस्ता, सब्र से, हौसले से उन्होंने दोबारा उसे लिपटाया तो उसे लगा जैसे वो वहीं बिखर जाएगी, चीख पड़ेगी, चिल्ला-चिल्ला कर उनसे पूछेगी उन्होंने किस बात का उससे इंतकाम लिया है, जो उमर जैसा ठंडा ठार आदमी उसके हवाले कर दिया है। मगर वो कुछ भी तो नहीं कह सकी, कुछ भी तो नहीं पूछ सकी। ऐसी बर्फ जिसमें कभी आग नहीं जल सकती, जिसमें कोई हरारत नहीं, जिसमें रोशनी की कोई रमक नहीं है, वो आदमी नहीं बर्फ का तोदा है। मगर वो समझ भी तो नहीं सकी, कुछ भी तो नहीं पूछ सकी। एक ही रात में वो इतनी बाहिम्मत हो गई थी कि अब अपना हर आंसू पी सकती थी, हर दुख पर मुस्कुरा सकती थी। अपनी इस तब्दीली पर वो खुद भी हैरान थी। शाम को वलीमे में वो बकौल अपने दोस्तों के आतिश की कोई फड़कती हुई गजल दिखाई दे रही थी, मगर उसने हस्बे आदत नजर तक नहीं डाली। उसे भी जैसे सब्र सा आ गया था। कब तक उमर खलील, कब तक? मर्द हो, बर्फ भी हो तो पिघला सकती हो। वो बजाय टूटने और बिखरने के और भी सिमटने लगी। वो जितना उससे पहलू तही कर रहा था वो खुद को उतना ही मजबूत पा रही थी। मगर उसका ये आसाब शिकन रवैया उसकी समझ से बाहर था। पहले से भी वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। ज़ैनब भाभी शुरू से उनके पड़ोस में रह रही थी। वो बताया करती थी कि जब उमर पैदा हुआ था तो उनकी सास फौत हो गई थी। ससुर तो पहले ही वफात पा गए थे। बस उनकी सास की यही 2 औलादें थीं। बड़े उनके शौहर उस्मान खलील और छोटा ये उमर। सास ने मरते-मरते उनसे वादा ले लिया था कि बहू इसे माँ बनकर पालना। सो उन्होंने भी उसे माँ ही बनकर पाला था। 2 साल बाद उनके यहाँ अली हुआ था, मगर फिर भी उन्होंने उमर के प्यार में कोई कमी नहीं आने दी थी। फितरतन वो नेक दिल और नरम मिजाज औरत थी। कभी किसी मामले में दोनों में फ़र्क नहीं किया था। मगर न जाने क्यों उमर के मिजाज में वक्त के साथ-साथ बहुत हसासियत आती गई। छोटी-छोटी बात को वो बहुत ज़्यादा महसूस किया करता। अगर वो अली के माथे पर प्यार करती और उसे गालों पर तो वो वहीं मचल जाता। मामा, आपने उसे ऊपर प्यार किया है, मुझे नीचे क्यों किया? मुझे भी यही चाहिए। वो अपनी जिद मनवा कर छोड़ता। वो खुशी-खुशी उसकी हर बात माने जाती। वो हर बात में अपना और अली का मुआज़ना करने लगा था। हर वो चीज़ उसे पहले चाहिए होती जो अली के मुँह से निकल जाए। अगर ऐसा नहीं होता, वो रो-रो कर आसमान सर पर उठा लेता। और यही आदतें और बातें बातें उसकी पुख्ता होती चली गईं। इतना ख़्याल रखने पर भी वो ज़िद्दी, चिड़चिड़ा और ज़ूदे रंज होता गया। हद से ज़्यादा मूडी था वो। अभी सब में बैठकर कह लगा रहा है तो अभी किसी बात पर बिगड़ कर आपे से बाहर। सबकी समझ से बाहर था उसका ये मुतज़ाद रवैया। भाभी के यहाँ भी अली के बाद की खराबी की वजह से कोई औलाद नहीं हो सकी थी, जिसका दोनों ने भरपूर फ़ायदा उठाया था। जी भरकर अपने नाज़ उठवाते थे दोनों। वो भी खुशी-खुशी दोनों के लिए भागी-भागी फिरती। दोनों में दोस्ती भी बहुत थी क्योंकि उम्रों का बहुत कम फ़र्क था दोनों में। किसी को नहीं मालूम था कि वो भाई-भाई नहीं बल्कि चचा-भतीजे हैं। उसे भी इल्म नहीं होता, मगर खानदान की एक तकरीब में उसने किसी के मुंह से सुन लिया था कि वो भाभी का बेटा नहीं मगर वो उसे बेटों की तरह पाल रही हैं। तो उसके अंदर बड़ी उथल-पुथल हुई थी। वो घर आकर किस कदर रोया था।
कितना मचला था। उस रात पहली मर्तबा उसका तकिया उसके आंसू में भीगा था और यहीं से उसकी शख्सियत में दरारें पड़ना शुरू हुई थी। सुबह होते ही उसने भाभी को पहली बार मामा के बजाय भाभी कहा, तो वो कुछ देर को तो जैसे सुन सी हो गई और उसे देखती रह गई। फिर ख्याल आते ही उसे दोनों कांधों से पकड़कर झिंझोड़ डाला। क्या कहा तुमने मुझे? बोलो, क्या कहा? मैं भाभी हूँ तुम्हारी, मामा नहीं। किसने उंडेला है ये जहर तुम्हें? बताओ किसने? वो रो रो कर पागल हो रही थी। आज उनकी सारी मेहनत अकारत हो गई थी। उन्होंने रो रो कर उसकी मिन्नतें की मगर वो टस से मस ना हुआ। आप मेरी मामा नहीं हैं, आप मेरी भाभी हैं और मैं आपको भाभी ही कहूँगा। 12 साला उमर खलील इस वक्त हद दर्जे कठोर बना उनको रुला रहा था। और सुनो अली, अब इसका निशाना अली था। तुम मेरे भाई भी नहीं हो। उसने गुस्से से अपनी अंगुश्त शहादत उसके सीने में ठोकी। तुम अब मुझे चाचू कहोगे, समझे? अगर नहीं कहोगे तो मैं तुम्हारे साथ खेलना बिल्कुल बंद कर दूंगा। वो पीठ मोड़े खड़ा उसे धमकियों पर धमकियां दे रहा था। 10 साल का अली उसके बदलते तेवरों पर सहमा सा खड़ा था। भाभी अलग इस मनहूस लम्हे को कोस रही थी जब वो उसे जबरदस्ती अपने साथ उस तकरीब में ले गई थी जहां ये जहर उसके कानों में पड़ा था। उन्होंने तो एक लम्हे को भी उसे खुद से जुदा, खुद से अलग नहीं समझा था। फिर ये सब क्या हो गया था? खुदा गारत करे उन कहने वालों को। उन्होंने दुपट्टे से अपनी आंखें मस लीं। उस दिन से वो बहुत चुप रहने लगा था। शायद उसकी अना, उसकी हसासियत पर बड़ी कड़ी चोट लगी थी। भाई और भाभी उसकी बदलती कैफियत पर सख्त परेशान थे। वो पढ़ाई की जानिब से भी लापरवाह रहने लगा था। रात को देर से घर आता, सुबह देर से जागता। घर वालों और घर के मामूलात में उसकी दिलचस्पी कम से कमतर होती जा रही थी। चेहरे पर हर वक्त तनाव की सी कैफियत रहने लगी थी। बहुत सोचने समझने के बाद उसे हॉस्टल शिफ्ट करने का फैसला किया गया। ये फैसला सुनकर वो बहुत जज्बज़ हुआ। वो जाना नहीं चाहता था। तुम्हारी पढ़ाई वहाँ बहुत अच्छी तरह होगी। यहाँ के हालात और माहौल बहुत खराब हो गया है। पढ़ने के लायक नहीं रहा है। तुम्हें तो बहुत बड़ा लायक फायक इंजीनियर बनना है ना? उस्मान खलील बड़े भाई की हैसियत से बड़े रसान से उसके सर पर हाथ रखकर समझा रहे थे। बेटा, बात बहुत खूबसूरत जगह है। देखोगे तो खुश हो जाओगे। बहुत जल्द ही तुम्हारा वहाँ दिल लग जाएगा। मगर उसका दिल कभी वहाँ ना लग सका। वहाँ की बेपनाह खूबसूरती भी उसके अंदर जमी हुई बर्फ को नहीं पिघला सकी। वो वीकेंड पर आता तो भाभी उसके आगे पीछे फिरा करती मगर वो वैसा ही गुमसुम उदास। उमर बेटा, तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाऊं? तुम्हें बहुत पसंद है ना? उनकी आंखों में कंदीलें रोशन हो जाती। जो आपका दिल चाहे बना लें। वो बेजारी से हाथ आंखों पर रखे लेटा रहता तो वो बुझ सी जाती। उमर, चांद, मैंने तुम्हारे लिए 2 सफेद कुर्ते काढ़े हैं। वो मोहब्बत से उसके बालों में उंगलियां फेरा करती तो वो और चिढ़ जाता। प्लीज भाभी, मुझे नींद आ रही है। वो आहिस्तगी से उनके हाथ हटा देता। वो उसके इन रवैयों पर पैरों बैठकर कूड़ा करती। या खुदा, मुझसे कहाँ और कौन सी खता हो गई है? सबके बेपनाह प्यार ने भी उसे नहीं बदला। वो दिन ब दिन सबसे दूर होता जा रहा था। भाभी उसे देख-देख कर हौलने लगी थी। सुने, उसे वापस बुला लें, वो बहुत उदास रहता है। इस तरह तो वो और भी हमसे दूर होता जाएगा। वो अक्सर अब अपने शौहर से कहने लगी थी, दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा? बिल्कुल सेट है वो वहाँ। उसके सामने ये कहना भी नहीं। रही उसके रवैये की बात तो वो तो सदा का ऐसा ही है। अब उम्र के साथ-साथ संजीदगी तो आनी ही है उसके मिजाज में मगर ऐसा ना था। वो संजीदा नहीं हो रहा था बल्कि अपनी ज़ात में उलझता जा रहा था। कोई उसका दोस्त नहीं था जिसके सामने बैठकर अपना दिल हल्का करता। भाभी से वो ज़्यादा बात नहीं करता था। अली खुद अपनी पढ़ाई में दिन-रात लगा रहता था। वैसे भी अब उसने अली के साथ दोस्ताना रवैया के बजाय तहक्कुमाना सलूक रवा रखा हुआ था। अगर कुछ उसका अपना था तो वो उसकी किताबें थीं। दिन-रात की साथी, बेपनाह पढ़ने लगा था वो। हर मौज़ू पर घर भी आता तो रात से फज्र तक भाभी उसके कमरे की लाइटें जली देखती। उमर, बेटा पढ़ा करो मगर इतना नहीं कि रात के बाद दिन ही आ जाए। रात तो आराम के लिए होती है ना बच्चा? वो अपने मखसूस मोहब्बत भरे लहजे में कहती और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे उसके बिस्तर तक लाकर लिटा देती। कितनी ही देर उसके सर में हाथ फेरती रहती। बोला करो मेरी जान, बोलोगे नहीं तो जिंदा कैसे रहोगे? हंसा बोला करो चंदा। वो झुक कर उसकी पेशानी का बोसा लेने की कोशिश करती तो वो बिदक कर सर अलग कर लेता। भाभी प्लीज, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, शर्म आती है मुझे। वो पेशानी पर आए कतरे को कतरे अनफ्याल समझकर साफ करने लगता तो वो कट कर रह जाती। कितना गैर हो जाता था वो इस समय। तुम कितने भी बड़े हो जाओ, मेरे लिए तो वो ही बच्चा रहोगे ना, अली की तरह से, है ना? लेकिन मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आपका बेटा तो अली है। वो बेरुखी से कहकर करवट बदल लेता तो वो जैसे अंदर तक लहू रंग हो जाती। न जाने कौन सी खोट, कौन सी कमी रह गई थी उनकी मोहब्बत में, तरबियत में, जो वो यूं करने लगा था।
वो सोच सोच कर हरासा हो जाती, मगर कोई सिरा कोई सुराग नहीं मिलता। अपनी तरफ से तो उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, फिर कहाँ ये शकम रह गया था। क्या करूं मैं उस्मान, उमर के लिए वो बहुत फिक्रमंद थी उसकी तरफ से। उसका रवैया नॉर्मल लोगों जैसा नहीं है, बहुत खिंचा खिंचा सा रहता है वो सबसे। न जाने अनजाने में कौन सी ऐसी कोताही गलती हो गई है हमसे जो वो ऐसा कर रहा है। उसका ख्याल आते ही मेरी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। वो उसके लिए बिल्कुल माँ बनकर सोच रही थी। तुम्हारी तो आदत हो गई उसकी तरफ से फिक्रमंद रहने की। भाई सब ठीक है और नहीं है अगर तो हो जाएगा। मियाँ साहबजादे की शादी की भी तो उम्र हो गई है, लड़कियां देखना शुरू कर दो। अगले साल फाइनल हो जाएगा। मैंने उसके लिए अभी से जॉब की बात कर ली है, इस्लामाबाद में ही। वो वैसे भी अब यहाँ नहीं रह सकेगा, धुएं बारूद की बू में वो वहीं सेट है, तुम बस उसकी शादी की फिक्र करो। उन्होंने अपनी बीवी को हंसी हंसी में नई राह दिखा दी। वो तो बस तन मन धन से लड़कियां ढूंढने पर लग गई, ये ख्याल मुझे पहले ही क्यों नहीं आ गया। वो खुद को लानत मलामत करने लगी। वो चाह रही थी कि उसके लिए कोई शोखो चंचल और बहादुर मजबूत आसाब की लड़की लेकर आए जो कि उसको अपने रंग में रंग ले, उसको लोगों में दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर दे, उसको इस खोल से बाहर लेकर आए। खानदान में तो उन्हें कोई ऐसा नहीं दिखाई दिया। दो एक थी भी ऐसी तो वो बाअदब साबित ना हुई। शोको चंचल थी मगर हद दर्जा मुंहफट और आजाद ख्याल। नहीं नहीं, मेरा उम्र तो और भी दबकर रह जाएगा। वो तो पहले ही इतना कम गो है, वो हौल कर रह जाती। खुद उन्हें भी अब शिद्दत से घर में बेटी की बहू की कमी महसूस होने लगी थी, मगर कोई लड़की उनके मेयार पर पूरी ही ना उतरती थी। खूबसूरती तो उनका मेयार नहीं थी, मगर जानती थी कि उम्र कितना नफासत पसंद है, बाउसूल और मूडी है, लड़की खूबसूरत भी हो और समझदार भी। देखते देखते उनकी निगाहें इंतखाब पड़ोस में एहसान शाह की बड़ी बेटी शबीना पर जा रुकी। लो, मैं भी कहाँ कहाँ की खाक छानती फिर रही थी। मेरा गौहर मकसूद तो यहाँ है। अपनी कम अक्ली और कम फहमी पर वो घंटों हंसती रही। शबी हर तरह से उनके मेयार पर पूरी उतरती थी। वो बचपन से उसे और इस घराने को देखती आ रही थी। शबी बहुत खुद एतमाद, पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की थी। हर एक के दुख दर्द में पेश पेश, हर काम में आगे आगे, हर मामले में सुघड़, लपक झपक कर मिनटों में काम करने वाली, रोतों को हंसाने वाली, बच्चों में बच्चा और बड़ों में बड़ा बनकर रहने वाली। भाभी तो वैसे भी उसकी बड़ी मदाह थी कि वो मिलाद बहुत अच्छा पढ़ती थी, खाना बहुत अच्छा बनाती थी। शौहर से जिक्र करके वो उसका रिश्ता लेकर गई। शबीना के घर वालों को भी कोई एतराज ना था। वो वैसे भी बीए करके फारिग थी। माँ बाप अच्छा रिश्ता आने के इंतजार में ही थे। उमर को वो भी शुरू से देखते आ रहे थे। सीधा सादा कमगो लड़का था। इंजीनियर बनने वाला था। फिर घर में सास नंदो वगैरह का बखेड़ा ना था। छान पटक की भी कोई खास जरूरत नहीं समझी गई कि हर मामले की जिम्मेदारी भाई और भाभी ने कबूल की थी। आपकी बच्ची हमारी बच्ची की तरह है। हमें वैसे भी लड़कियों की बड़ी आरजू है। हमारा घर इस नेमत के बगैर वीरान है। हमारी खाली झोली को भर दें। उस्मान साहब ने बहुत आजिज़ी से कहा तो बात वहीं तय हो गई कि उमर की जॉब मिल जाने के बाद शादी होगी। उसे पता चला तो वो पहली बार शायद तेज आवाज में बोला, आपने मेरी जिंदगी का ये फैसला भी खुद भी कर लिया, मुझे बताए बगैर। वो हाथ पीछे बांधे इस्तेराबी कैफियत में टहल रहा था। बेचैनी उसके हर हर हरकत से आया हो रही थी। अब आप लोग मुझसे पूछे बगैर हर मामला तय करके राय मांग रहे हैं, बताइए अब मैं क्या कहूँ। बेटा मेरी जान, ये काम तो होना ही था ना। शबीना हर लिहाज से एक बेहतरीन लड़की है, तुम्हारे मेयार पर यकीनन पूरा उतरेगी। हमारा एतबार करो जानू। भाभी ने गर्मजोशी से उसके सर्द हथेली को दबाया तो जवाबन उसने अपनी वही सर्द दिल को चीर देने वाली नजर उन पर डाली। वो गोया पिघल कर रह गई। शरीफ घरानों में ऐसा ही होता है बेटा। फिर एहसान साहब को तुम भी अच्छी तरह जानते हो, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। तुम्हारी भाभी शबीना को बचपन से देखती आ रही हैं। बहुत सारी लड़कियों को रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने इसका इंतखाब किया है। तुम बहुत खुश रहोगे। भाई ने भी हौसला बढ़ाया। हुँ, खुश, ये लफ्ज़ मेरे नसीब में कहाँ। वो जूते की नोक से गमले को ठोकर मारता हुआ आगे बढ़ गया। देखा आपने कैसा जला देने वाला रवैया है इसका। उन्होंने शाकी नज़रों से मियाँ को देखा। सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। उन्होंने बीवी के कांधे थपथपाए। शबीना की समझ में अब तक उसका रवैया नहीं आ सका था कि आखिर वो चाहता क्या है। वो बुनियादी तौर पर हंसने बोलने वाली लड़की थी, सबको खुश देखना पसंद करती थी, मगर उसके चेहरे पर हर वक्त इतनी सख्ती रहती थी कि उसके आगे पेशकदमी की हिम्मत ही ना होती थी। वो भाभी से खूब जी भरकर हंसती बोलती, अगर ऐसे में वो कहीं से आ जाता तो उसे हंसता देखकर इस तरह घूरता कि वो पानी पानी हो जाती।
پیچھے پیچھے فوراً اس کے ساتھ کمرے میں آ جاتی۔ وہ میں آواز اس کے حلق میں ہی پھنس جاتی۔ میں نے کوئی وضاحت مانگی ہے کیا؟ وہ خوشمگی نگاہوں سے اسے گھورتا۔ تو مانگے نا، میں تو چاہتی ہوں کہ آپ بولا کریں۔ وہ سر جھکا کر دھیرے سے بولی تو اس نے یک لمحے کو اسے چونک کر دیکھا۔ بولنا بھی جانتی ہو؟ سنو، شبینہ احسان شاہ، وہ اس کے مد مقابل کھڑا شعلے برساتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم اپنی مرضی، اپنے خیالات اور اپنا سب کچھ اپنے پاس ہی رکھو تو بہتر ہوگا۔ میں اپنے معاملات میں کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ نہ تم میرے جیسی ہو سکتی ہو اور نہ میں تمہارے جیسا۔ بہتر ہوگا کہ ہم دونوں اپنے اپنے راستوں پر اپنے اپنے انداز میں جئیں۔ انڈرسٹینڈ؟ پہلی مرتبہ وہ اس قدر بولا تھا، مگر اس نے جو کہا تھا وہ اسے ہلا دینے کو کافی تھا۔ اس کے اندر دھواں سا بھر گیا، جل تھل سی ہو گئی چاروں طرف۔ یا خدا، یہ کس ناکردہ گناہ کی سزا ہے؟ اس کے اندر ہوک سی اٹھی۔ وہ شبینہ احسان عرف شبی، سب کی لاڈلی چہیتی، نازک، سب کا دم بھرنے والی اور سب اس کو چاہنے والے، اور یہ کیسا ناقدرہ شوہر ملا تھا۔ آگ اور پانی کا ملاپ، دو متضاد رخوں پر بہنے والی ندی کا پانی، شعلہ و شبنم کا ساتھ۔ سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے لگیں۔ کیا ہوگا میرے مولا؟ وہ دکھتے دل و دماغ کے ساتھ بھابھی کے پاس آ گئی۔ اپنا ہر دکھ سکھ وہ ان کے ساتھ شیئر کر لیا کرتی تھی۔ سبزی بناتے بناتے انہوں نے ایک نظر اس کے پریشان کن سراپے پر ڈالی۔ کون کہے گا کہ یہ 20-22 دن کی دلہن ہے؟ شاید میں نے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ۔ ان کا اپنا دل دکھنے لگا۔ عمر کا مزاج وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ شبی جان، ادھر آؤ، انہوں نے کھسک کر اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی۔ فیروزی کامدانی کے سوٹ میں وہ سادی و معصوم کس قدر پیاری لگ رہی تھی، مگر عمر کا دل تھا کہ پتھر دھڑکنا ہی نہیں جانتا تھا۔ کیسا کٹھور تھا یہ عمر بھی۔ بیٹا، حوصلہ نہ ہارنا۔ تم جانتی ہو تمہارا انتخاب میں نے کس قدر سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ ڈھیروں لڑکیوں میں سے تمہیں چنا ہے۔ بہت مان ہے مجھے تم پر کہ تم عمر کے اندر اتر کر اس کا دکھ، اس کا غم ضرور جان لو گی۔ میں بھابھی تھی، ماں نہیں بن سکی۔ اس نے اپنے دل کا حال کبھی مجھے نہیں بتایا۔ شادی بھی جلدی اسی لیے کی کہ مرد اپنی بیوی سے سب کچھ کہہ سکتا ہے، بڑے سے بڑا دکھ بھی اور معمولی خوشی بھی، یہ سوچ کر کہ یہ تبدیلی اس کے اندر شاید بہت کچھ بدل ڈالے۔ وہ بھی ہنسنے بولنے لگے۔ وہ بہت حساس ہے شبی، دیکھنے میں پتھر مگر اندر سے موم کی طرح نازک۔ تم اس کی طرف سے بدگمان نہ ہونا، اسے بدلنے کی کوشش کرو۔ اس کے اندر کسی بھی چور دروازے سے داخل ہو جاؤ، دل کے کسی روزن سے، آنکھوں کی کسی کھلی کھڑکی سے۔ مرد ہے، کب تک پہلو تہی کرے گا؟ وہ پیار سے اس کے دونوں نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کے تمام آنسو اندر ہی اندر گر کر بہت شور مچا رہے تھے۔ بھابھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی اور کو؟ ڈرتے ڈرتے اس نے پوچھا۔ ارے نہیں چندا، وہ جی کھول کر ہنسی۔ وہ ایسا نہیں ہے۔ اگر بالفرض ایسا ہوتا بھی تو مجھے ضرور بتاتا، علی کو بتاتا۔ تم ایسا کبھی نہ سوچنا۔ بھابھی نے اس کا ہاتھ دبا کر اس کو تسلی دی۔ دیکھو، اس کے جانے میں صرف 15 دن رہ گئے ہیں۔ تم کوشش کرو کہ تم بھی اس کے ساتھ ہی جاؤ۔ تم دونوں کے علیحدہ رہنے سے فاصلے اور بھی بڑھیں گے۔ میں اور تمہارے بھائی جان اس معاملے میں عمر سے بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم دونوں خود مل کر ہی اس معاملے کو ہینڈل کرو۔ اسے بولنا سکھاؤ جان۔ رات کو اس نے ڈرتے ڈرتے یہ معاملہ چھیڑا تو سگریٹ کا گہرا کش لیتے لیتے وہ رک سا گیا۔ آج اس نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ لائٹ پنک نائٹی میں وہ کسی گلابی گڑیا سے کم نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ گہری سیاہ پلکیں بار بار گر کر اٹھ رہی تھی۔ نازک لمبی لمبی انگلیاں بے چینی سے مروڑتی وہ چند لمحوں کو اس کی سانسوں میں آئی اور خوشبو کی طرح سے پل بھر میں مہکا کر چلی بھی گئی۔ چند لمحوں بعد وہ ویسا کہ ویسا برف کا ہو گیا۔ مجھے اکیلا رہنا پسند ہے، میں ہمیشہ سے ہی اکیلا رہتا آیا ہوں۔ آپ میری فکر نہ کریں۔ اس نے گہرا کش لے کر سارا دھواں باہر اگل دیا۔ اسے یوں لگا جیسے یہ سارا دھواں اس کے اندر سے نکلا ہو۔ کتنی گھٹن ہو گئی تھی اس کے اندر بھی۔ آپ کو کھانے پینے کی تکلیف ہوتی ہوگی، وہ دبے دبے لہجے میں بولی۔ قطعاً نہیں، میں بیچلر ہاسٹل میں رہتا ہوں، ہر کام کے کرنے والے وہاں موجود ہیں، میس میں ایک سے ایک کھانا ملتا ہے۔ تمہاری وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے؟ مرغولے بناتے ہوئے صدا کا دو ٹوک جواب ملا تو وہ کٹ کر رہ گئی۔ احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ ہو کر تمتمانے لگا۔ تو کیا بیوی کی بس یہی اہمیت ہے کہ ضرورت ہو تو ساتھ رکھو ورنہ نہیں؟ یہ ضرورت کا رشتہ تو نہیں ہوتا، یہ تو محبت و جذبات اور احساسات کی نازک ریشمی ڈور سے بندھا وہ دھاگا ہوتا ہے جس کو پکڑ کر جس کے تعاقب میں ساری عمر گزاری جاتی ہے۔ تو عمر خلیل، تمہارے نزدیک میری حیثیت ایک فاضل پرزے سے بڑھ کر نہیں ہے؟ آہ، تم نے تو میرے سارے ارمانوں کو ہی آگ لگا دیا ہے۔ کیا کیا سپنے سجائے میں تمہارے آنگن میں اتری تھی۔ میری آنکھوں میں وفا کے کیسے کیسے دیپ روشن تھے، میرے دل میں چاہت کی کیسی کیسی قندیلیں روشن تھی۔
मगर मगर तुम्हारे अंदर तो इतनी बर्फ है कि रोशनी की हरारत की मामूली सी किरण भी बाहर नहीं आ पाती है। या तुम खुद ही इतने कठोर हो कि हर जज्बे को अंदर ही थपकियां देकर सुला लेते हो। मेरा वजूद तुम्हारे लिए बेमानी है। मेरी हंसी, मेरा हुस्न, मेरी कोई शय ऐसी नहीं जो तुम्हारे अंदर की बर्फ को पिघला सके, तुम्हारी गुत्थियों को सुलझा सके, तुम्हारे अंदर के इंसान को बाहर ला सके। मुझे तो नाज था बहुत अपनी सलाहियतों पर, मगर तुम तो न जाने किस मिट्टी के बने हो और अपने साथ साथ शायद मुझे भी मिट्टी कर दोगे। सोचते सोचते उसकी आंखें नम हो गई, अपनी हथेलियां उसने आंखों से रगड़ी। सामने सोफे पर वो पैर समेटे टेक लगाए कोई किताब पढ़ने में गर्क था। उसने आज पहली मर्तबा उसे बगौर देखा, लंबा चौड़ा मजबूत शानों वाला उमर खलील, जिसकी रंगत शहाबी और आंखें आंखें तो ऐसा लगता था कि सारे जमाने का सोज और दुख मिलाकर उनमें समेट दिया गया हो। उसके पूरे सरापे में सबसे अहम उसकी आंखें ही थी। हाथ पैर बेहद सुर्ख सफेद और रुई के गालों की तरह नरम, निस्वानी अंदाज लिए। कभी कभी उसका बेहद दिल चाहता कि वो उसके हाथों को पैरों को छू कर देखे कि कैसे हैं। मर्दों के हाथ पैर बहुत कम उसने इतने खूबसूरत देखे थे। एक रात उसने कोशिश भी की। जब वो गहरी नींद सो गया तो उसने पायती जाकर अपना हाथ उसके पैरों से मस किया। वो फौरन ही बेदार हो गया। उसे इस तरह यहाँ बैठा देखकर वो हैरान तो हुआ, मगर फिर फौरन ही नॉर्मल हो गया। शबीना एहसान, बीवी बनकर आई हो तो बीवी ही बनकर रहो, महबूबा बनने की कोशिश ना करो। इस कद्र गहरी बात उसने इतने सर्द लहजे में कही थी कि वो जहाँ थी वहीं बैठी रह गई। खजालत और शर्म से वो पानी पानी होने लगी। काश काश उमर खलील, आप बीवी होने के नाते ही मुझे थोड़ा सा इस्तेहकाक बख्श दे। वो कह ना सकी, सोच कर रह गई। तालिबे इल्मी के जमाने में पढ़ा हुआ शेर उसके हाफजे में गूंजने लगा। सहर अंसारी ने कहीं कहा था, आदमी के आदमी से अजनबी रहने का गम, ज़ात के तमाम गमों से है शदीद। हाँ, मैं अब जान पाई हूँ कि एक कमरे में जब मियाँ बीवी होते हुए भी ना हो, उनके दरमियान हजारों फासले हों तो दुख किस तरह रूह को घुन लगाता है, चाटता है। वाकई इंसान जब बेगुनाह होते हुए भी मसलूब किया जाए तो अंदर कैसी आंधियां उठती हैं, दर्द के बगुले कैसा शोर मचाते हैं। मैं मैं भी उमर खलील इन दर्द की आंधियों और वहशतों के बगुलों के साथ मिलकर रेजा रेजा बिखर रही हूँ। तुम्हारी बेइतनाई मुझे बिन मौत मारे डाल रही है। हाँ हाँ, तुम उमर खलील, तुम मुझे बेगुनाह को पल पल मसलूब कर रहे हो तुम। भाई भाभी ने बहुत चाहा कि वो उसे साथ लेकर जाए, मगर उसने हर तरह से खुद को बचा लिया। मैं हॉस्टल में रहता हूँ भाई, आपको पता है वहां भला किस तरह। तो क्या हुआ, मुझे इल्म है कि तुम डेकोरेशन करवा सकते हो, जहाँ चाहो मकान हायर करवा लो, लाइफ बनाओ बेटा। कब तक ये हॉस्टल की जिंदगी गुजारोगे? अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा ख्याल रखने वाली आ गई है। किस लिए की है तो हमने तुम्हारी शादी? इसलिए कि तुम वहां और ये यहाँ तनख्वाह हो? नहीं, बस तुम जाकर मकान का बंदोबस्त करो, मुझे इत्तला दे देना, मैं खुद शबी को ले आऊंगा। भाई की दो टूक बात के आगे वो मजबूर सा हो गया। जी मैं कोशिश करूंगा, वो मरे मरे सर्द लहजे में बोला। कोशिश नहीं, करना है ये काम, वरना मैं खुद आकर जबरदस्ती करवा लूंगा। उन्होंने धमकी आमेज लहजे में तनबीह की। जाते जाते उसने उचटती सी नजर उस पर डाली। वो मुसलसल होंठ काट रही थी। फी अमानिल्लाह, उसने खुद ही अपना नाजुक हाथ आगे बढ़ाया, जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया। अल्लाह हाफिज। उसकी सर्द मेहरी को सबने ही बुरी तरह महसूस किया। उसके जाने के बाद वो वाकई फूट फूट कर रोती। उसकी हिचकियां बन गईं। आज भी वो उसे किस तरह नजरअंदाज करके गया था, सबके सामने। वो तो मुसलसल उसका भरम रख रही थी, मगर आज वो खुद ही उस भरम को भी चकनाचूर कर गया था। अपनी नजरों में वो खुद ही बेवकूफ होकर रह गई थी। भाभी कितनी ही देर उसे तसल्लियां देती रहीं, आज तो वो भी उसे बुरी लग रही थी। उन्हें सब पता था, फिर भी भाभी, आपने बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया है मुझे। मैं इसकी अहल नहीं। रोते रोते उसने सर उठाया। वो शख्स गोश्त पोस्त का बना हुआ नहीं है। वो या तो बर्फ है या पत्थर। पता नहीं किस महरूमी ने उन्हें ऐसा बना दिया है, किसकी गजदाई और बेवफाई ने उन्हें कठोर कर दिया है। मैं क्या करूं भाभी, क्या करूं? उनकी गोद में सर रखे वो बुरी तरह रो रही थी। सब्र, बर्दाश्त मेरी जान। आहिस्ता आहिस्ता उतरो उसके अंदर, खोजो उसे, तलाश करो उसके अंदर। कौन सी महरूमी छुपी है, वो क्यों ऐसा हो गया है? उन्होंने उसके बालों को सहलाया। इस तलाश में भाभी मैं अपना आप ना खो दूं कहीं? वो तो मुझे बीवी के हुकूक देने पर भी तैयार नहीं। यहाँ आप सबके साथ रहकर तो मैं अपना दिल भी हल्का कर लेती हूँ। वहां वहां मैं क्या करूंगी? मैं खुद भी पत्थर ना बन जाऊं वहां? नहीं जान, ऐसा नहीं होगा। हिम्मत ना हारो, वो बहुत प्यारा इंसान है।
उसे तवज्जो की मोहब्बत की ज़रूरत है। मुझे यकीन है तुम्हारी मोहब्बत से, तवज्जो से वो सँवर जाएगा, निखर जाएगा। एक दिन, बस एक दिन, जब भी तुम्हारे हाथ में उस उलझी डोर का सिरा आ गया, तो समझ लो कि तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। इससे तो अच्छा था भाभी कि आप उनकी शादी के बजाय नफ्सियाती इलाज करवा लेतीं। उन्हें बीवी की नहीं, माहिर नफ्सियात की ज़रूरत थी और है, ना चाहते हुए भी आज ये बात उसकी ज़बान पर आ गई। बीवी भी तो माहिर नफ्सियात ही होती है ना? अपने शौहर के तमाम अंदरूनी व बैरूनी जज़्बात व एहसासात की ख़बर-रसां, निगहबान, शौहर की आँख का इशारा समझने वाली, बिन कहे सब कुछ जानने वाली। मगर वो मुझे बीवी समझें जब ना भाभी, उसने अपनी नाक टिश्यू पेपर से रगड़ी। वो और मैं तो बिल्कुल अजनबी हैं एक-दूसरे के लिए। एक कमरे में होते हैं तो बस हमारी साँसों की आवाज़ ही गूंजती है। मैं तो हँसने को भी तरस गई हूँ भाभी। ना उन्हें मेरी हँसी पसंद है और ना ही बोलना। लगता है उन्हें औरत के वजूद से ही चिढ़ है। वो भी आज अपना दिल खोल कर उनके सामने रखे दे रही थी। बहुत दिल जला था उसका आज। आज की रात भी उस पर बहुत भारी गुज़री थी। उसे एहसास हो रहा था कि इस 1 महीने में वो कितनी उसकी आदी हो गई थी। सब कुछ होते हुए भी कितना खाली-खाली लग रहा था कमरा। कितनी ही देर वो बेड पर करवटें बदलती रही, हाथों को उस जगह फेरती रही जहाँ वो सोता था। उसकी खुशबू उसे सताती रही। काश उमर, तुम ऐसे ना होते तो देखते कि मेरे अंदर बेल की तरह से लिपट जाने वाली मोहब्बत तुम्हें क्या से क्या बना देती। तुमने तो खुद को चाहे जाने का मौका ही ना दिया। क्या हो तुम ऐसे, इतने संगदिल बर्फ के ढेर की तरह कि हाथ लगाओ तो हाथ जल जाए, नजर भर कर देखो तो नजरें धुआं धुआं हो जाए। वो बस सोचे चली जा रही थी। पूरे कमरे में उसकी यादों की खुशबू फैली हुई थी। जाने के बाद उसका सिर्फ एक मर्तबा फोन आया। भाभी से ही उसकी बात हुई थी। उन्होंने शायद उसे बुलाना चाहा था मगर उसने खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन रख दिया। वो कब से लाशऊरी तौर पर उसके फ़ोन की खत की मुंतज़िर थी। रोज़ ही वो कितना इंतज़ार कर रही थी और आज फ़ोन आया भी तो उसकी बात ना हो सकी। भाई-भाभी दोनों ने ही इस बात को शिद्दत के साथ महसूस किया। वो बेदिली से छोटे-छोटे कदम उठाती अपने कमरे में आ गई। कितने ही घंटे वो चुपचाप अपने बेड पर आड़ी पड़ी आड़ी तिरछी पड़ी रही। भाभी शायद उसे आवाज़ें दे रही थी, उमर से बात कर लो शबी, फ़ोन है उसका। वो फ़ौरन ही चौंक कर उठी, आखिर आ गया ना मेरा ख़्याल। मैं ख़्वामख़्वा ही बदगुमान हो रही थी। वो तेज़ी से दुपट्टा सँभालती बाहर आई। कई कई चीज़ों से टकराते बची। भाभी उसकी बदहवासी पर हँस रही थी। आराम से चंदा, धीरज, धीरज। हेलो, उसने अपनी फूलती सांसों पर बमुश्किल तमाम काबू पाया। उमर बोल रहा हूँ, वही सर्द सपाट सी आवाज। उसके तमाम अरमानों पर ओस बरसा गई। जी, मैं शबीना हूँ। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। जब मैं सुबह अपनी खैरियत की इत्तला दे चुका था, तो फिर मुझे इस वक्त इतनी सर्दी में डिस्टर्ब करने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरी था फ़र्दन-फ़र्दन हर एक को अपनी खैरियत से आगाह करना। कोई मैं पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ, वो दबे-दबे लहजे में चिंगाड़ रहा था। दूर खड़ी भाभी उसे मुसलसल हौसला दे रही थी। जी, दरअसल आप बहुत याद आ रहे थे। आई एम रियली मिसिंग यू। तो ठहर-ठहर कर बोली, तो भाभी ने उसे वी का निशान बनाकर दिखाया। बट आई एम नॉट मिसिंग यू, अंडरस्टैंड? धड़ से रिसीवर क्रेडल पर पटका गया। वो रिसीवर हाथ में थामे खड़ी की खड़ी रह गई। आंसू पलकों की मुंडेर पर आकर जमा होने लगे। जिस्म का सारा खून चेहरे पर छलकने लगा। भाभी समझ गई थी कि वो फोन बंद कर चुका है। करीब आकर उसके हाथ से रिसीवर लेकर उन्होंने रखा। तुम्हारे भाई ने फोन मिला कर दिया था। नाराज हो रहा होगा ना? भाभी ने नरमी से उसके आंसू पोरों से समेटे। आज के लिए इतना ही काफी है। तुमने चिंगारी भड़का दी है। आज वो सुकून से नहीं सो सकेगा। बस इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ, एतमाद के साथ। रोकर बेबसी से नहीं, वो तुम्हारी मिल्कियत है जान। तुम उसकी बीवी हो, उसे यूं डर कर सहम कर अपनी मोहब्बत ना दिखाओ। शेरनी बन जाओ, शेरनी, समझी? उन्होंने हस्बे आदत उसकी कमर में हाथ डालकर उसे सीने से लगा लिया। उनका बस चलता तो वो उसे एक भी आंसू नहीं बहाने देती, मगर वो खुद भी मजबूर थी, बेबस थी। कभी-कभी तो वो खुद को उसका मुजरिम समझने लगने कभी-कभी तो वो खुद को उसका मुजरिम समझने लगती थी। इतनी प्यारी, सादा, मासूम लड़की को खुद दुखी देखकर वो भी कितनी बेचैन व बेकल हो जाया करती थी। हर नमाज में दोनों के लिए कितनी ही देर तक वो हाथ फैलाकर दुआएं किया करती थी। भाई-भाभी के मुसलसल दबाव की वजह से उसने बिलाखिर ये नवेद सुना ही दी कि उसने घर रिक्विजिट करा लिया है। भाई शब्बी को लेकर आ जाएं, ये खबर उसके लिए बारिश का पहला खतरा साबित हुई थी।
मगर साथ ही साथ वो बहुत डर भी रही थी। मैं अकेले किस तरह वहाँ रहूँगी भाभी, जिस तरह और लोगों की बीवियाँ वहाँ रह रही होंगी। इस्लामाबाद बहुत हसीन शहर है, जी भर कर एंजॉय करना। उमर को फोटोग्राफी का बहुत शौक है, बेशुमार तस्वीर है उसके पास, उसकी अपनी उतारी हुई। एक दिन मैंने चुपके से उसके कपड़े सेट करते हुए उसकी एल्बम देखी थी, तो मुझे पता चला, वरना वो किसी को नहीं दिखाता और ना ही बताता है। अब्बोटाबाद की तो इतनी हसीन तस्वीर उतारी हैं उसने कि बस बंदा देख कर ही वहां का हुस्न पागल होने लगे। तुम भी हर जगह खूबसूरत तस्वीरें बनाना, मैं आकर देखूंगी। हाँ, वो उसे पुरजोश करना चाह रही थी। वो ज़बरदस्ती खुश हो रही थी, मगर दिल था कि वहामों और अंदेशों में डूबा जा रहा था। जब उसका यहाँ सबके सामने ये हाल है तो तन्हाई में उसका डर डर कर बुरा हाल था। आखिरी वक्त तक वो भाभी के कंधे से लगी सिसक रही थी। मैं नहीं जाऊंगी भाभी, पता नहीं वो कैसा सुलूक करे मेरे साथ। पागल हुई हो शबी, शौहर है वो तुम्हारा, खा नहीं जाएगा वो तुम्हें। उन्होंने जवाबन उसे खूब डांटा। लाउंज में जाते जाते भी वो उनसे लिपटी रही। हालांकि उसके अम्मी पापा बहन भाई सभी वहां मौजूद थे, मगर फिर भी वो उन्हें छोड़ने पर आमादा नहीं थी। वही तो एक हमदर्द गमगुसार थी उसकी, बड़ा दुख रहा था उसका दिल सबको छोड़ते हुए। पूरे सफर के दौरान भी वो डरी सहमी रही। भाई को छुट्टियां नहीं मिली थी, इसलिए उसे अकेले ही जाना पड़ रहा था। सारा सफर अंदेशों की नजर हो गया। एयरपोर्ट पर वो लेने आया हुआ था। सख्त सर्दी में लेदर जैकेट में वो दोनों हाथ डाले, मुंह से भाप उड़ाता वो सीधा उसके दिल में उतर गया। रश्मि से सलामो दुआ के बाद उसका सामान उठाए वो आगे आगे चल रहा था। वो तेजी से उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रही थी, मगर फिर भी पीछे थी। शायद उसे कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिली हुई थी। छोटी सी सुजुकी कार में उसके साथ आगे बैठी हुई थी। बरसों पुराना उसका सपना पूरा हो रहा था। इस्लामाबाद, जिसके ख्वाब वो उठते बैठते देखा करती थी, शादी से पहले जिस शहर से उसे इश्क था, जिसकी खूबसूरती के चर्चे लोगों की ज़बान से सुन कर उसके शौक को और भी हवा मिलती थी। आज उसी इस्लामाबाद की सड़कों पर इस दुश्मन जहाँ के हमरा में वो सफ़र कर रही थी। वो मुंह पीछे ड्राइव कर रहा था। काश उमर, तुम इस वक्त मेरे संगदिल शौहर के बजाय महबूब होते तो ये रास्ता गुलजार बन जाता। सारी खूबसूरती, ये बेपनाह हुस्न, सब कुछ मेरे लिए बेमानी होकर रह गया है। अगर तुम ऐसे ना होते, हर शय का हुस्न जौबन पर होता। वो पूरे रास्ते अपनी सोचों में खलताओं पेचा रही। घर भी उसे वेल फर्निश्ड मिला हुआ था। वो खुद भी बहुत बाज़ौक और निफासत पसंद थी। घर सजाना संवारना उसे हमेशा से ही पसंद रहा था। घर देखकर वो थोड़ी देर को उसके रवैयों को भूल गई। गर्म पानी का शॉवर लेकर वो बिल्कुल फ्रेश हो गई थी। मगर सर्दी इतनी सख्त थी कि उसे कितनी ही देर हीटर के सामने बैठकर खुद को गर्म करना पड़ा। वो किचन में न जाने क्या खटर-पटर कर रहा था, वो वहीं चली आई। लाइए मैं कर दूं, क्या करना है? वो उसके साथ ही खड़ी हो गई। नो थैंक्स, मुझे अपना काम खुद करने की आदत है। वही सपाट तअस्सुर से आरी लहजा। उसका दिल अंदर तक दुखी हो गया, फिर भी वो जबर करके टेबल पर सामान लाती रही। ये सब आपने खुद बनाया है? वो इतनी चीजें देखकर हैरान थी। मुंह खोले बगैर जवाब मिला। फ्राइड फिश, चिकन बिरयानी और रशियन सलाद। आप तो बहुत अच्छा खाना पका लेते हैं। मैं भी इतना अच्छा नहीं पका सकती जितना कि आपने पकाया है। इसका मतलब है मुझे बड़ा आराम रहेगा। वो उसके मूड को बदलने के लिए शरारत से बोली। उसने एक सुलगती नजर उस पर डाली। वही पुरफुसू और दर्द से भरी आंखें। मुझे फजूल वो लोग सख्त नापसंद है। नैपकिन से हाथ साफ करता हुआ वो उठ खड़ा हुआ। उसको तो यूं लगा जैसे उसे भरे बाजार में रुसवा कर दिया गया हो। तुम, उमर खलील, मेरी तस्दीक का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते हो। खैर, मैं भी तुम्हें जीत कर दिखाऊंगी। तुमसे तुम्ही को ना चुराया तो मेरा नाम भी शबीना एहसान नहीं। आज पहली बार उसकी पलकों पर आंसू नहीं थे, होठों पर जख्मी मुस्कुराहट थी। वो सुबह जाता और शाम को आता। इतने भरे पूरे बड़े से घर में वो पूरा दिन बौलाई बौलाई फिरती। भाई का अक्सर फ़ोन आ जाता था, कभी वो खुद भी कर लेती थी, मगर यहाँ इतनी उदासी और तन्हाई थी कि कभी-कभी घबरा कर वो रो पड़ती थी। या अल्लाह! मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? पूरा दिन वो ज़बरदस्ती घर की सफाई में लगी रहती। ढूँढ-ढूँढ कर काम निकालती, मगर फिर भी वक़्त था कि काटे नहीं करता था। इतने अफ़राद भी नहीं थे कि काम ज़्यादा होता। सुबह वो घर साफ़ कर लेती तो पूरे दिन साफ़ रहता, शाम में सिर्फ़ खाना बनाना होता था। दोपहर को तो वो अकेली होती थी, जो बचा-खुचा होता खा लेती या अंडा तल कर गुज़ारा कर लेती। पास-पड़ोस भी ऐसा ना था कि जिनसे वो दोस्ती करके वो अपना दिल बहला लेती।
सब अपने अपने घरों में अपने हाल में मगन रहने वाले लोग थे। किसी को किसी की खबर ना थी। वो अक्सर फोन पर भाभी से शिकायत करती, भाभी यहाँ रूह में असर जाने वाला सन्नाटा है। भाभी यहाँ रूह में उतर जाने वाला सन्नाटा है। जिंदों का कब्रिस्तान है इस्लामाबाद तो। पता नहीं क्यों लोग इसकी खूबसूरती पर मर मिटते हैं। यहाँ जिंदगी तो नहीं है, मौत का सा सुकून है। बहुत दिल घबराता है यहाँ, मेरा जी चाहता है उड़कर आप लोगों के पास आ जाऊं। एक दिन वो गेट खोलकर बिला मकसद इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी कि शायद कोई नजर आ जाए, कोई बच्चा ही खेलता हुआ दिखाई दे जाए, मगर दूर दूर तक किसी जी रूह का पता ना था। ऐसे में वो आ गया। अंदर चलो, वो उसके लहजे से डर सी गई। चोर बन गई, आइंदा कभी दरवाजे पर ना जाना। नफरत है मुझे ऐसी औरतों से जो दूसरों के घरों में ताक झांक करती फिरती हैं। अपने काम से काम रखा करो। वो टाई की नॉट ढीली करते हुए उस पर गरज रहा था। मैं सारा दिन बोर होती रहती हूँ उमर, काम भी कोई खास नहीं होता है, क्या करूं मैं तना। वो बेबसी से बोली, तो इसका मतलब है कि तुम यूं खुलेआम दरवाजे में खड़ी होकर अपनी नुमाइश करोगी। वो हर बात का गलत मतलब लेने का आदी था। ये इस्लामाबाद है मिस शबीना एहसान, तुम्हारा कराची नहीं जो तुम यूं सरेआम बाजारों और गली कूचों में फिरती रहो। इस शहर के कुछ मैनर्स और एटिकेट्स हैं, यहाँ रहने के लिए तुम्हें वो सब सीखने होंगे। रहना चाहती हो तो रहो, वरना मैं तुम्हें भिजवा भी सकता हूँ। उसके अंदाज में जो था वो समझ सकती थी। इस कैद तन्हाई से तो बेहतर था कि मैं वहीं रहती। कम अज कम वहां लोग तो थे, बोलने चलने फिरने वाले, बातें करने वाले, जिनसे वो अपने दुख सुख शेयर कर सकती थी। यहाँ यहाँ क्या वो दीवारों से बातें करे। यहाँ आकर तो वो तरस गई थी लोगों की शक्लें भी देखने को। कैसा शहर था ये। इसीलिए उमर, इसीलिए तुम भी इन्हीं दीवारों और पत्थरों जैसे हो गए हो, बेहिस बर्फ के बने हो। तुमने अपने इर्द-गिर्द जो खोल चढ़ा रखा है, जो दीवारें खड़ी कर रखी हैं, वो इतनी मजबूत हैं कि मैं लहूलुहान हो रही हूँ तुम तक पहुँचने के लिए। तुमने कोई रोज़न, कोई रास्ता तो रखा होता खुद तक पहुँचने के लिए। मैं तो तुम्हें खोजने की कोशिश में खुद ही गुम होती जा रही हूँ। मेरी अपनी शख्सियत तो न जाने कहाँ चली गई है। तुम्हारी बर्फ जैसी बेहिसी ने मेरी आवाज़ों, मेरे कहकहों को अपने अंदर दफ़न कर लिया है। मेरा दम घुट रहा है उमर, मुझे समेट लो, मुझे अपनी बाहों में समेट लो उमर। मुझे बिखरने से टूटने से बचा लो उमर प्लीज। आंसुओं को रोकने की कोशिश में उसके लबों से जख्मी मुस्कुराहट फैलती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने खुद को यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश शुरू कर दी। खुद आगे बढ़कर उससे बात करने की कोशिश करती। जवाबन वो बेरुखी बरतता, मगर हिम्मत नहीं हारती। सुने उमर, आज मैंने अखबार में पढ़ा है कि यहाँ रोज गार्डन में गुलदाउदी की नुमाइश लगी हुई है। मैंने बहुत सुना है इस नुमाइश के बारे में। प्लीज मुझे दिखाने ले चलें, मुझे भीड़ भाड़ से वहशत होती है। अच्छा, आप मुझे मरी दिखाने कब ले जा रहे हैं? मुझे बहुत शौक है मरी देखने का। खुशी से उसकी आंखें चमक रही थी। क्या रखा है मरी में? सिर्फ स्नो फॉलिंग में देखने का है, वही सरसरी सा अंदाज। वो बुझ सी गई। हम लोग हनीमून पर भी कहीं नहीं गए। क्या फायदा इतने खूबसूरत शहर में रहने का कि बंदा घर का ही होकर रह जाए। वो उदास सी हो रही थी। अच्छा, मुझे गोटाबाद ही दिखा लाएं। सुना है बहुत हसीन शहर है। वो हार मानने पर आमादा नहीं थी। सुनो शबीना एहसान, जरूरी नहीं कि हर हसीन चीज देखने और बरतने में भी हसीन हो। न जाने क्या था उसके अंदर, वो उलझ कर रह गई। आप ऐसे क्यों हैं उमर, इतने सर्द मिजाज, इतने संगदिल से। आज भी आखिर वो बोल ही पड़ी। जवाबन उसने जिस अंदाज में उसको देखा तो उसकी वो नजर दिल से जिगर तक उसे चीरती चली गई। इतना बढ़ने का हक तुम्हें किसने दिया है, बोलो, जवाब दो। उसकी आंखें खून आशाम हो रही थीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे मामलात में कभी दखल अंदाजी ना करना, मगर शायद तुम अपनी औकात से बहुत आगे बढ़ रही हो, मेरी दी गई मराहत से नाजायज फायदा उठा रही हो। मराहत? कैसी मराहत उमर? आपने तो मुझे बीवी को जा कभी औरत भी नहीं समझा है, शायद ये भी न जाना कि मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर भी एक दिल धड़कता है। इस दिल में हजारों ख्वाहिशें आबाद हैं। आपने तो मुझे इस घर की एक फालतू दीवार समझ लिया है, शायद, जो सदा एक कोने में खड़ी अपनी बेकदरी का रोना रोती दिखाई देती है। आपके पास तो दिल ही नहीं है, शायद कि आप दूसरों के एहसासात समझ सकें। इतना चाहने वाली आपकी भाभी जान, छिड़कने वाले भाई, और मैं आपकी बीवी, आपकी मोहब्बतों को एक नज़र इनायत को तरसी हुई क्या चीज़ हैं। आखिर आप क्या चाहते हैं? आप सबको रुला कर तरसा कर आपको क्या मजा आता है? कौन से ना आसूदा जज्बे की आप तस्कीन करते हैं इस तरह? कचोके लगाकर नश्तर चुभोकर आपको कौन सा सुख मिल जाता है? अगर आपकी माँ होती तो क्या उनकी मोहब्बत के जवाब में भी आप ऐसा ही करते? वो उसका कॉलर पकड़े हिज़यानी अंदाज में चीख रही थी। वो आंखें फाड़े उसे देख रहा था। होश में आते ही
एक जोरदार तमाचे ने उसे सोफे पर लुढ़का दिया। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरी माँ तक पहुंचो? वो गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। नफरत है मुझे तमाम औरतों से, समझी तुम? मुझे नफरत है सबसे। वो अब उस पर झुका, उसकी आंखों में आंखें डालकर घूर रहा था। वो ख्वाब से सिमटी जा रही थी। और तुम भी मुझे जहर लगती हो। नफरत है मुझे तुमसे भी। तुमने मेरी अच्छी भली पुरसुकून जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया है। नहीं रहूंगा मैं यहाँ, चला जाऊंगा यहाँ से भी। वो पैर पटकता हुआ चल दिया। वो कितनी ही देर अपने गाल पर हाथ रखकर सुन सी बैठी रही। क्या हो गया था ये सब? वो खुद हैरान थी। मैंने ऐसा तो कभी नहीं चाहा था। फिर आज? आज ये सब कैसे हो गया? ख्याल आते ही वो दीवानों की तरह से उसके पीछे भागी। प्लीज उमर, बात सुने मेरी। मगर इतनी देर में गाड़ी बाहर निकाल चुका था। उमर, फॉर गॉड सेक, मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मुझे इस तरह छोड़कर ना जाएं प्लीज। वो पीछे पीछे भागी, मगर इतनी देर में वो धड़ से दरवाजा बंद करके जा चुका था। उसने कितनी आवाजें दी, कितना उसे पुकारा, मगर वो निकल चुका था। वो पता नहीं कब तक उसी तरह दहलीज पर बैठी रही, होशो खिरत से बेगाना। सोचने समझने की सलाहियतें बेदार हुई तो उसने उठकर गेट बंद किया। ये क्या हो गया मुझसे? ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो बार-बार खुद को मलामत कर रही थी। क्या करूं अब मैं? उसके हवास भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। उसकी कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूरे घर की लाइटें जला दी। खुद को बहुत गैर महफूज तस्वुर कर रही थी वो। डर के मारे अलग बुरा हाल था। न जाने वो गुस्से में कहाँ चला गया था। पता नहीं कब लौट कर आएगा। या अल्लाह, यहाँ तो मोहल्ला पड़ोस में भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं जिनसे मदद ले सकूं। भाभी को फोन करके देखती हूँ। उसके जहन में ख्याल घूंदा। रिसीवर उठाया तो पता चला कि फोन डेड है। वो सर पकड़कर बैठ गई। मैं किस तरह तन्हा ये रात गुजारूंगी? आंसू पलकों की बाढ़ से उलझकर टूटते रहे। वो घुटनों में सर दिए बैठी थी। मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा। उसने सिद के दिल से खुदा को पुकारा। उमर जहाँ कहीं भी हो, उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। हर बुरी घड़ी आजमाइश से बचाना। उसने सूरतें वगैरह पढ़कर तसव्वुर में ही उमर के गिर्द हिफाजती हिसार बांध दिया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सख्त सर्दी में हर तरफ लू का आलम तारी था। ये वैसे भी इस्लामाबाद था जहाँ लोग सरे मगरिब ही जैसे सो जाया करते थे और बहुत सुबह उठते थे। ये उसका अपना मुशाहिदा था, क्योंकि मगरिब होते ही वहाँ चहल पहल बंद हो जाती थी। क्या करूं मैं आखिर? वो बेकरारी से उठकर टहलने लगी। उसे तो उमर के किसी दोस्त वगैरह का भी इल्म नहीं था कि किसी से राब्ता करने की कोशिश करती। फोन तो वो कहीं से भी कर सकती थी। ऐसी हालत में तो सब कुछ जायज था उसके नजदीक। मगर कोई फोन डायरी, कोई अता पता ना था उसके पास। उसने झुंझलाकर उमर की अलमारी को तहस नहस कर दिया कि कुछ तो कहीं से निकले। कितना वो रोज कहती थी कि अपनी कंपनी का नंबर तो उसे दे दें, कभी जरूरत पड़ जाए तो। और आज वो वक्त आन पहुंचा था। उसकी अलमारी में से भी कुछ नहीं निकला था। वो थक कर हटने ही वाली थी कि उसकी नजर अंदर एक मुकफ्फिल दराज पर पड़ी। उसको खोल कर देखना चाहिए, मगर कैसे? उसने तमाम चाबियां उसमें लगा कर देख ली। शायद इसकी कोई अलहदा सी चाबी हो जो उमर ने छुपा कर कहीं रखी हो। उसके कपड़ों की तमाम जेबें उसने खंगाल डाली, हत्ता कि जूते मोजे तक उसने देख लिए। अचानक ही उसकी सिगरेट का पैकेट उसके हाथ में आ गया। उसने पैकेट को कान के करीब लाकर बजाया। उसमें कोई धाती चीज बज रही थी। उसके अंदर तक खुशी की लहर दौड़ गई। अंदर से वाकई चाबी निकली थी। वो उसी दराज की चाबी थी। उसने कपकपाते हाथों से दराज को खोला। अंदर उसके कागजात की फाइलें थीं और न जाने क्या-क्या। उसने बड़ी एहतियात से स्याह जिल्द की डायरी निकाली। उसमें यकीनन मेरे काम की चीज होगी। अंदर कहीं भी किसी का नाम और पता नहीं था। वो मायूस सी होने लगी। कुछ सफ़ात को पिनें लगाकर एक साथ जोड़ा गया था। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने वो पिन निकाल ली। उसके शफ़ाफ़ बेदाग तहरीर उसके सामने थी। 5 दिसंबर, वो दिन मेरी ज़िंदगी का मनहूस तरीन दिन था, जब भाभी की ममानी ने मेरे सामने ही ये इंकशाफ किया था कि मैं भाभी का बेटा नहीं, बल्कि देवर हूँ। उस औरत ने अनजाने में जिस तरह मेरे मासूम जज़्बात के परखच्चे उड़ाए थे, वो मैं कभी नहीं भूलता हूँ। काश! उस रोज़ ये भयानक और तकलीफ़देह सच मेरे सामने नहीं बोला जाता, तो आज यूँ मेरी शख़्सियत टुकड़ों में बटी हुई नहीं होती। उस दिन से मुझे नफ़रत सी हो गई थी औरत के नाम से, उस औरत से भी जो मेरी माँ थी, जो मुझे जन्म देकर औरों के रहमो-करम पर छोड़ गई थी। मुझे भाभी से भी चिढ़ होने लगी। उनका प्यार, मोहब्बत और नाज़-नखरे सब कुछ मुझे मजनूई से लगते हैं। वो भाई के डर से मुझे प्यार करती हैं, मगर दिल से नहीं। वो दिल से तो बस अली को, अपने बेटे को चाहती हैं। मैं तो बोझ हूँ उन पर। उसने पढ़कर बेताबी से दूसरा सफ़ा खोला। ये तो बहुत काम की तहरीर थी उसके लिए। 10 अक्टूबर, भाभी ने ज़बरदस्ती भाई को मजबूर करके मुझे बोर्डिंग में डलवाया है। मैं कितना चाहता था
कि मैं यहाँ से इस घर से कहीं नहीं जाऊँ। इस घर से मेरी बहुत पुरानी और सुहानी यादें वाबस्ता हैं, मगर मैं इन लोगों के सामने कुछ भी तो नहीं कह सका। भाभी ने किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने तो एक बोझ के मानिंद मुझे यहाँ फ़िकवा दिया है। यहाँ मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है। कोई दोस्त भी तो नहीं है यहाँ मेरा। यहाँ एबटाबाद के सर्द माहौल में मुझे लगता है कि मैं खुद भी ठंडा होता जा रहा हूँ। मुझे डर है कि मैं कहीं बर्फ का तोदा ना बन जाऊं। हर जज्बे, हर एहसास से आरी बर्फ का पहाड़, वो हर सतर पर चौंक पड़ती थी। अपना सारा रोना धोना और खौफ भूलकर वो पढ़ने में मगन थी। घड़ी 2 बजा रही थी। वो कंबल पैरों पर डाले हीटर के करीब ही डायरी खोले बैठी थी। उसकी नजरें तेजी से सफ़ात पर पड़ रही थी। हर जगह तारीख थी, बस साल वगैरह कुछ दर्ज ना था। मगर वो उसके जज्बात के उतार चढ़ाव से उसकी उम्र का अंदाजा लगा सकती थी। 7 नवंबर। मैंने खुद को आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ के माहौल का आदी बना लिया है। मजबूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अब यहीं रहना है। मैं ज़बरदस्ती घर जाता हूँ, वहाँ वही भाभी का मस्नूई प्यार, कभी-कभी तो जी ऊब जाता है मेरा वहाँ। न जाने क्यों मुझे उनकी हर बात, चाहत, प्यार सब कुछ ऊपरी और मस्नूई दिखाई देने लगा है। आई हेट ऑल वुमेन। मैं सब औरतों से नफ़रत करता हूँ। आगे जगह-जगह अंग्रेज़ी में यही फ़िक़रा दर्ज था। वो पसीने-पसीने होने लगी। या अल्लाह! इतनी बदगुमानी, इतनी बेलौस, बेग़र्ज़ मोहब्बत प्यार करने वाली औरत से इतनी नफ़रत! उसे उस वक़्त उमर से शदीद नफ़रत महसूस हो रही थी। तुम बहुत बदनसीब हो उमर खलील, तुम्हें सच्ची मोहब्बतों की पहचान ही नहीं है। उसने ज़हरख़ुंद अंदाज़ में सोचा। आगे कितने ही सफ़े खाली थे। एक सफ़े पर रंग-बिरंगी कलर पेंसिल से नक्शो-निगार बने हुए थे, जो कि उसके खुशगवार मूड की अलामत थे। सफ़े पर हल्का गुलाबी रंग भरकर उस पर सबसो सुर्ख़ मार्कर से शेर दर्ज था। आज हमने तमाम हुस्न बहार एक बरगे गुलाब में देखा। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार तरीन और हैरानकुन दिन था। मैं हस्बे मामूल शाम को ब्लू लेज़ोन झील, जो कि एबटाबाद का आधा हुस्न है, की सैर को निकला हुआ था कि अचानक ही मेरी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ी, जो शफ़क़ के तमाम रंग अपने अंदर समेटे हुए थी। मैं उसकी तारीफ़ में क्या कहूँ कि वो क्या है? हो सकता है कि वो कुछ भी ना हो, मगर मेरी नज़रों में दुनिया की मुकम्मल लड़की है। एक ऐसी लड़की जिसने मुझ जैसे बर्फ़ के तोदे में हल्की-सी चिंगारी भड़का दी है। है ना हैरत की बात? सुनो मेरे दिल, मगर किसी को पता ना चले कि मुझे उससे पहली ही नज़र में मोहब्बत हो गई है। लफ्ज़ मोहब्बत, जिससे मैं पहली बार आशना हुआ हूँ, शायद इसी का नाम मोहब्बत है। शिफ्ता, एक आग सी है सीने के अंदर लगी हुई। मैं इस आग में दिन-रात जल रहा हूँ। तो तुम भी मोहब्बत आशना निकले। मैं तो तुम्हें मोहब्बत प्रूफ़ ही समझती रही हूँ। एक गहरी साँस उसके सीने से ख़ारिज हुई। तुम तो ख़ासे नरम व लतीफ़ एहसासात के मालिक हो, उमर। फिर हमसे ये बेरुखी क्यों? उसकी ज़ात का नया पहलू उसके सामने आया था। वो ख़ासी हैरान थी ये पढ़कर। अगले ही सफ़े पर बग़ैर तारीख के लिखा था, मैं आज ख़ास तौर पर उसको देखने के लिए ब्लू लेस्बियन आया था। कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है। वो सामने ही बेंच पर बैठी थी। नारंगी रंग के लिबास में डूबते सूरज का अक्स उसे मज़ीद हसीन बना रहा था। वो इस वक़्त सोने की बनी हुई गुड़िया लग रही थी। उसके बाल, रंगत, आँखें, हर चीज़ सुनहरी हो रही थी। मैं दूर से उसे उस वक़्त तक देखता रहा जब तक वो मेरी नज़रों की तपिश पाकर पिघल ना गई। उसने मुझे इशारे से अपने करीब बुला लिया। वो वाक़ई खूबसूरत होने के साथ-साथ ज़हीन भी निकली। हम बहुत जल्द एक-दूसरे से बेतकल्लुफ़ हो गए। उसका नाम रुबाब है। उसने वाक़ई मेरे दिल के तारों को छेड़ कर रख दिया है। हम दोनों अब रोज़ाना मिलने लगे हैं। वो बहुत बोलती है और बहुत खूब बोलती है। उसने मुझे ज़िंदगी से और लोगों से प्यार करना सिखा दिया है। वो बहुत छोटी-सी होकर भी बहुत ज़हीन है, मेरे अंदाज़ों से कहीं बढ़कर। मैं सोचता हूँ अगर वो मुझे ना मिली होती तो मैं अब तक वही बर्फ़ का तोदा बना रहता। हर जज़्बे और एहसास से आरी, उससे मिलकर, उससे बातें करके मुझे ज़िंदगी से प्यार सा होने लगा है। काश! वो मुझे पहले मिल गई होती, मगर मैं उसे कैसे बताऊँ कि मैं उसे कितना चाहने लगा हूँ। मैं डरता हूँ ये बात कहते हुए। हम दोनों में इस मौज़ू के अलावा हर मौज़ू पर बात होती है। मैं मुनासिब मौका देखकर उससे ज़रूर ये बात करूँगा। और अब तो मुझे भाभी भी अच्छे लगने लगी हैं। मैं जल्द उन्हें ये बात बताऊँगा कि वो यहाँ आकर रुबाब को मेरे लिए माँग ले। बस यही लड़की है जो मुझे ज़िंदा रख सकती है। 20 जून। आज मैं बहुत खुशी-खुशी उससे मिलने गया था। रास्ते में जो-जो फूल मुझे दिखाई देते गए, वो सब इकट्ठे करके मैंने उसके लिए गुलदस्ता बनाया। उसे फूलों से इश्क है। आज मुझे अबोटाबाद की खाक तक हसीन दिखाई दे रही थी।
میں نے اپنا سب سے اچھا سوٹ ڈرائی کلین کروا کر پہنا تھا، اپنی پسندیدہ خوشبو لگائی تھی۔ میرے اندر کے اس انسان کو رباب نے ہی تو دریافت کیا تھا نا۔ آج میں قدم کہیں رکھتا تھا اور پڑھتے کہیں تھے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اب تو ہماری ملاقاتوں کو بھی 6 ماہ ہو گئے تھے۔ آج میں اسے حال دل کہنا چاہ رہا تھا، بلکہ کہنے جا رہا تھا۔ وہ مجھے دور سے اپنا اسکارف ہلاتی ہوئی نظر آ گئی۔ میرے قدموں میں اور بھی تیزی آ گئی۔ ان سے ملو، یہ میرے منگیتر ہیں۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑے اسمارٹ لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ پھول ایک ایک کر کے میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ ڈوبتے سورج کی سرخی میں اس کے چہرے پر مجھے اپنے ارمانوں کا لہو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر کا تمام خون برف میں بدل گیا ہو۔ میں پھر سے برف کا بن گیا تھا، ہر جذبے، ہر حس سے آری برف کا تودا۔ اس نے مجھے بہت آوازیں دی، مگر میں نے لوٹ کر نہیں دیکھا۔ آئی ہیٹ آل ویمن۔ آگے تمام صفحات خالی تھے۔ اس نے بےتابی سے صفحے الٹے، مگر آگے کچھ نہ تھا۔ گھڑی نے 5 کے گھنٹے بجائے تو اسے احساس ہوا کہ وقت کتنا گزر گیا ہے۔ تو عمر خلیل، یہ ہے تمہاری کہانی، تمہارے ناآسودہ جذبات اور خواہشوں کی کہانی۔ تم نے اپنے اوپر جو سختی کا محرومی کا کھول چڑھا رکھا ہے، وہ تمہارا خود ساختہ ہے۔ ایک عورت کی محرومی کا بدلہ تم ہم سب سے لے رہے ہو۔ وہ الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے میں لگی ہوئی تھی، مگر ڈور کا کوئی سرا ہاتھ نہ آتا تھا۔ وہ محبتوں کا ڈسا ہوا تھا۔ جس طرح زہر کو زہر مارتا ہے، اسی طرح محبتوں کے ڈسے ہوئے کو محبتیں ہی زندہ کر سکتی ہیں۔ وہ اب خاصا قابل رحم ہو گیا تھا اس کی نظر میں۔ کاش تم مجھے آزما کر دیکھو عمر، میں تمہیں پور پور محبتوں میں نہلا دوں گی۔ میں تمہیں اتنی محبت دوں گی، اتنی کہ تم اپنے سارے غم، ساری محرومیاں بھلا دو گے۔ ایک بار موقع تو دو مجھے عمر۔ وہ خود کلامی کے سے انداز میں بول رہی تھی۔ ہیٹر کی تپش اب اس کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے بیڈ پر آ گئی۔ نیند کا اب بھی کوسوں پتہ نہ تھا، مگر وہ اب بے خوف ہو چکی تھی۔ آنکھیں موندے وہ بس سوچے جا رہی تھی۔ اذان کی آواز کانوں میں پڑی تو اس نے وضو کر کے جائے نماز سنبھالی۔ نماز پڑھ کر وہ سارے دروازے اچھی طرح بند کر کے لیٹ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ آئے گا بھی تو شام میں، ابھی اس کا آفس ٹائم تھا۔ ہو سکتا ہے ہاسٹل میں رہ گیا ہوں، وہ خود کو دلیلوں سے بہلا رہی تھی۔ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، گرم بستر میں لیٹتے ہی بے سدھ ہو گئی۔ دوپہر کو 3 بجے آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ گرم پانی سے نہا کر فریش ہو کر وہ چائے بنانے چل دی۔ 5 بجے اس کے آنے کا وقت تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ باہر گیٹ پر گاڑی کے رکنے کی آواز نے اس کے خیال کی تصدیق کر دی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا۔ تھکا تھکا سا وہ اندر آ گیا۔ وہ آتے ہی اس سے لپٹ گئی۔ کچھ دیر کو تو وہ ششدر سا رہ گیا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ مجھے یوں چھوڑ کر؟ معلوم ہے میں نے کس طرح یہ رات گزاری ہے آپ کے بغیر، مگر آپ کو کیا اندازہ میری محبتوں کا، چاہتوں کا۔ عمر، آئی لو یو سو مچ، آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو۔ اس کے شانے سے سر ٹکا کر اس طرح روئی کہ اسے سنبھلنے کا موقع تک نہ مل سکا۔ اس کے آنسوؤں سے اس کا شانہ تر ہو گیا تھا۔ وعدہ کریں آئندہ آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ وہ مضبوطی سے اس کا کالر پکڑے فریاد کر رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا نرم پڑ گیا تھا۔ خود کو آہستگی سے اس نے الگ کیا۔ خاموش ہو جاؤ، اب بہت رو چکی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ مسرور سی ٹیبل پر چائے لگانے میں لگ گئی۔ وہ باتھ روم میں سے آتے ہی بیڈ پر اوندا لیٹ گیا۔ چائے حاضر ہے سرکار، وہ اس کے کان کے قریب آ کر گنگنائی۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ پیجیے اور تھکن مٹائیے۔ اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی اس نے کپ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ گرمی کو گرمی ہی مارا کرتی ہے۔ اس نے شوخی سے آنکھیں نچائیں۔ زیادہ فضول گوئی کی ضرورت نہیں ہے، اپنی حد میں رہو۔ وہ دوبارہ اپنی جون میں لوٹ آیا۔ کپ زور سے اس کے ہاتھ سے چھیننے کے انداز میں لے لیا۔ میں آرام کروں گا، مجھے ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمرے کی روشنی گل کرتے ہوئے اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تو کریں آپ آرام، کس کافر نے آپ کو روکا ہے؟ اس نے اپنے بالوں سے ٹپکتے قطرے اس پر جھاڑے۔ وہ پوری طرح اس پر جھکی ہوئی تھی، خوشبوؤں میں بسی، جذبوں سے گندی۔ وہ بے بس ہوا جا رہا تھا۔ اپنی اوقات پہچانو شبینہ، وہ گرایا۔ وہی تو پہچاننا چاہ رہی ہوں، اس نے دل لوٹ لینے والی مسکراہٹ میں کہا۔ اس کے بالوں سے پانی کے قطرے موتی بن کر ٹپک رہے تھے۔ وہ اس کے حواسوں پر چھائی چلی جا رہی تھی۔ فرار کا کوئی راستہ اس کے سامنے نہ تھا۔ وہ آگ بنی ہوئی تھی اور اس آگ میں اس کا برف وجود پگھلتا جا رہا تھا۔ آج کی صبح خاصی خوشگوار تھی۔ ہر چیز نکھری نکھری دھلی دھلائی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس کے جانے کے بعد ٹیرس پر کھڑی باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ یہ اسلام آباد تو واقعی خاصا خوبصورت شہر ہے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ باہر کی تمام تر خوبصورتیاں اندر کے موسموں کی محتاج ہوا کرتی ہیں۔
آج وہ اندر سے خوش تھی تو ہر شے کا حسن جوبن پر دکھائی دیتا تھا۔ نہ چھڑا سکو گے دامن، نہ نظر بچا سکو گے، جو میں دل کی بات کہہ دوں تو کہیں نہ جا سکو گے۔ صفائی کرتے ہوئے وہ مسلسل گنگنا رہی تھی۔ فون بھی ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے بھابھی کو کال ملائی۔ ان کی آواز سنتے ہی وہ چہکنے لگی۔ بھابھی، خزانے کی چابی ہاتھ لگ گئی ہے میرے۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کون سی چابی؟ کیسی چابی کی بات کر رہی ہو شبی؟ انہیں اس کی دماغی حالت پر شک سا ہونے لگا۔ تم ٹھیک تو ہو نا جان؟ اتنے دن بعد فون کیا ہے، میں کل سے ٹرائی کر رہی ہوں۔ عمر کیسا ہے؟ کہاں ہے؟ وہ ایک سانس میں سارے سوال پوچھتی چلی گئی۔ عمر بالکل ٹھیک ہے اور میں بھی بہت مزے میں ہوں۔ بس دعا کریں بھابھی میں ان کو جیت سکوں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، انشاءاللہ میں تو دن رات تم دونوں کے لیے دعائیں کر رہی ہوں۔ ارے ہاں سنو، کوئی خوشخبری بھی ہے کہ نہیں؟ بھابھی ابھی تو یہی سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ عمر میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی ہے۔ بس آپ دعا کیا کریں۔ 3 منٹ بعد ہوتے ہی لائن کٹ چکی تھی۔ پھر اس نے خود ہی جان بوجھ کر فون نہیں ملایا۔ وہ اس خوشی کو، اس انوکھے جذبے کو جی بھر کے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ تتلی بن کر رقص کرے، خوشبو بن کر سفر کرے، لہر لہر بن کر ناچے۔ آج شدت سے اسے عمر کا انتظار تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ اسے شاید نارنجی رنگ پسند ہے، کیونکہ رباب کے تذکرے میں اس نے جگہ جگہ اس رنگ کا ذکر کیا تھا کہ وہ اس رنگ کا لباس بہت پہنا کرتی تھی۔ اتفاق سے اس کے پاس نارنجی رنگ کی جارجٹ کی ساڑی تھی، جس پر بڑے بڑے کامدانی کے سورج بنے ہوئے تھے۔ وہ دل لگا کر تیار ہوئی، بس کمی تھی تو بیلے کی کلیوں کی، مگر یہاں وہ کہاں۔ اس نے لان میں لگے گلاب میں سے نارنجی رنگ کا ہی گلاب توڑ کر بالوں میں سجایا۔ آج کہاں بچ کر جا سکو گے عمر خلیل، وہ فاتحانہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ وہیں لان میں ٹہل کر وہ اس کا انتظار کرنے لگی۔ ہارن پر اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر گیٹ کھولا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹک سا گیا۔ وہ تن کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اندر آیا تو وہ تیزی سے اس کے پیچھے آ گئی۔ اس کے ہاتھ سے بریف کیس لے کر اس نے اس کا کوٹ اتارنا چاہا تو اس نے زور سے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا دیا۔ کیا سمجھتی ہو تم شبینہ احسان کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے میرا دل جیت لوگی، مجھے اپنا بنا لوگی؟ شاید میں کبھی کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر تمہارا پل بھر کو ہو جاؤں، مگر تم ہمیشہ کے لیے مجھے نہیں اپنا سکتی۔ نفرت ہے مجھے عورت کے وجود سے، اس کے ناز و انداز سے۔ گندگی میں لتھڑا یہ ناکارہ وجود میرے اعصاب کو شل کرنے لگتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی کن پٹیاں دباتے ہوئے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ بھی بکھر گئی۔ کسے کہا آپ نے گندگی میں لتھڑا وجود؟ معلوم ہے یہ گالی آپ نے کس کو دی ہے؟ ایک عورت کو نہیں، دنیا کی تمام عورتوں کو، جس میں آپ کی ماں جیسی محترم ہستی بھی شامل ہے۔ عورت کی عزت میں آپ اس حد تک عورت کی نفرت میں آپ اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ پیغمبروں ولیوں سے لے کر آپ کو جنم دینے والی بھی یہ عورت ہی ہے۔ کیا بگاڑا ہے عورت نے آپ کا؟ کیوں اتنی نفرت ہے آپ کو اس ہستی سے؟ وہ آج اس کا کیتھارسس کرنے پر تلی ہوئی تھی کہ کسی طرح وہ جوش میں آ کر سب کچھ اگل دے، مگر وہ اسے دیکھے جا رہا تھا پھاڑ کھانے والی نظروں سے۔ گیٹ لاس، نفرت ہے مجھے تمہاری شکل سے، آؤٹ۔ اس کا بازو پکڑ کر اس نے اسے باہر دھکیلا اور دھڑ سے دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ وہ سن سی کھڑی رہ گئی۔ اتنی تذلیل، اسے رونا آ رہا تھا۔ نارنجی رنگ اب اسے آگ لگا رہا تھا۔ دوسرے کمرے میں آ کر اس نے بے دردی سے ہر چیز نوچ کر اتاری۔ میں تمہیں جیت کر دکھاؤں گی عمر خلیل، خواہ مجھے اس کے لیے سنگسار ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ میں تمہیں اس کھول سے باہر لے کر آؤں گی، کہاں کہاں تم بچو گے مجھ سے۔ اس پر ہذیانی کیفیت طاری تھی۔ نارنجی گلاب کو ہاتھ میں لے کر اس نے اس کی ایک ایک پتی نوچ کر مسل ڈالی تھی۔ وہ سو کر اٹھی تو اس پر عجیب اداسی اور کسل مندی سی طاری تھی۔ بکھرے بالوں کو سمیٹ کر اس نے جوڑے کی شکل دی۔ اٹھنا چاہا مگر تیورا کر وہیں گر پڑی۔ آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ وہ بے دم ہو کر وہیں لیٹی رہی۔ بہت کوشش کے باوجود وہ سارا دن یوں ہی بستر پر پڑی رہی۔ اسی دوران میں کراچی سے بھابھی کے فون نے اس کے اندر زندگی کی لہر سی دوڑا دی۔ اس نے اپنی طبیعت انہیں بتائی تو وہ خوشی سے شاید اچھلنے لگی تھی۔ وہ ان کے جوش اور مسرت کو ان کے لہجے سے سمجھ سکتی تھی۔ تم کتنی پاگل ہو شبی، اتنی بڑی بات کو اتنے عام انداز میں لے رہی ہو۔ اس دن کے لیے تو میں نے کیا کیا دعائیں اور منتیں نہیں مانگی تھیں۔ شکر ہے میرے مولا کا کہ مجھے یہ دن دیکھنا بھی نصیب ہوا۔ تم آتے ہی عمر کو یہ خوشخبری سنانا، اور ہاں سنو، ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا، پھر مجھے فون کر کے بتانا، اور دیکھو کوئی بد احتیاطی نہ ہونے پائے، بہت خیال رکھنا اپنا۔ کہو تو میں آ جاؤں؟ ان سے خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ بھی بہت خوش ہو گئی تھی یہ خبر سن کر۔ نسوانیت کی تکمیل، مامتا کا فخر و غرور، وہ پوری کی پوری جیسے نشے میں ڈوب گئی۔
عمر کے آتے ہی उसने उसे ये खबर सुनाई। क्या बकवास है ये सब? वो दहाड़ा। क्या मतलब है आपका? ये बकवास कर रही हूँ मैं? आपको आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की नवेद दे रही हूँ और आप इसे बकवास कह रहे हैं। बहुत गुस्सा आया था उसे उसके इस लहजे पर। ये भला कौन-सा वक़्त था गुस्सा दिखाने का? वो तो कुछ और ही समझे बैठी थी कि वो ये खबर सुनकर उसे घुमा डालेगा, मगर वो तो सदा का बर्फ बना बैठा था। मुझे अभी किसी बच्चे की ज़रूरत नहीं है, मैं आज ही डॉक्टर से बात करके उसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो चीख उठी। तुम कैसे इंसान हो उमर? अपने खून को, अपने फ़क्र को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हो? कभी-कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारा सीना चीर कर देखूँ कि इसमें दिल से भी दिल है भी कि नहीं और अगर है तो धड़कता भी है कि नहीं? क्यों तुम खुद को अज़ियत में मुब्तला रखते हो उमर? अपने इस खोल से बाहर आकर देखो। ज़िंदगी कितनी हसीन है, कितने लोग तुम्हें बेपनाह चाहते हैं। मैं तुम्हारे भाई, भाभी, अली सब ही तो। कद्र करो इन सब मोहब्बतों की। ऐसे चाहने वाले लोग हर एक को नहीं मिला करते। बदनसीबी को दस्तक ना दो अपने दर पर। आई हुई खुशियों को ठोकर मारकर चलते रहोगे तो और भी ज़ख्मी होते चले जाओगे। लोगों का मोहब्बतों का एतबार करना सीखो। ज़रूरी नहीं कि दुनिया में हर एक तुम्हें धोखा दे। आखिरी जुमला उसने कदरे धीमे लहजे में कहा तो उसने चौंक कर उसे देखा। कौन कहता है कि मैंने धोखे खाए हैं? किसने कहा तुमसे ये सब? उसके कांधे पकड़े वो सरापा सवाल बन गया था। तुम्हारे लहजे ने, तुम्हारे रवैये ने, तुम्हारी बातों, तुम्हारी आंखों ने, तुम्हारे हर चीज चीख-चीख कर इस बात का ऐलान करती दिखाई देती है कि तुम एक शिकस्त, खुर्दा, टूटे-फूटे और मोहब्बतों से महरूम शख्स हो, जो अपनी महरूमियों का बदला औरों से ले रहा है। बोलते-बोलते वो हाँफ सी गई। शट अप! उसका हाथ उठा और उसके रुखसार पर अपना निशान छोड़ गया। शायद उसकी अना, उसकी मर्दानगी पर ये ज़बरदस्त चोट पड़ी थी। उसका हाथ उसके गाल पर था और निगाहें उमर पर। मैंने शायद अनजाने में तुम्हें बहुत आज़ादी दे दी थी, जिसका ये नतीजा है। अब मैं और तुम्हें मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल सुबह तैयार रहना, उसने कतई लहजे में कहा। उसकी आंखें खुश्क थीं। वो उसके सामने रोक कर उस पर अपनी कमज़ोरी अयां नहीं करना चाह रही थी। हालांकि अंदर कितने ही तूफ़ान सर उठाए खड़े थे। मैं भी अब मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, उमर खलील। भला बर्फ में भी कभी फूल खिला करते हैं, कभी खुशबू आ सकती है बर्फीली चट्टानों से। मुझे मालूम है तुमसे सर टकरा कर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुम बर्फ हो और बर्फ ही रहोगे। मेरी बेलौस मोहब्बत भी इस बर्फ को नहीं पिघला सकेगी। उसने भी जी भर कर अपने दिल की भड़ास निकाली। वो खुशमगी निगाहों से उसे घूरता रहा। उसने रात ही को अपना सारा सामान समेट कर रख लिया। सुबह की पहली फ्लाइट से वो भाभी के सामने थी। उसे यूं तन्हा अचानक इस तरह देखकर वो बौखला गई। क्या बात है चंदा, क्या हुआ जान? वो उनके सीने से लगी बेआवाज रो रही थी। उमर से लड़ाई हो गई है क्या? ऐसे में भी वो बाज नहीं आया अपनी हरकतों से। आने दो, मैं खूब कान खींचूंगी उसके। बाप बनने वाला है फिर भी नहीं सुधरा है। मुंह से बातों में लगाकर उसके कमरे तक ले आई। वो अभी तक उसी तरह उनके सीने से लगी रो रही थी। शब्बीर मेरी जान, चुप हो जाओ। तुम्हारे इस तरह रोने से मेरा दिल हौल रहा है। बच्ची, मुझे चुप होकर ढंग से पूरी बात बताओ। बड़ी मुश्किलों से वो नॉर्मल हुई थी। फिर उसने सारी बात उन्हें बता दी। डायरी और रुबाब के तस्करे से लेकर हर बात वो दम साधे सुनती रही। आखिर में उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। क्या हुआ भाभी? आप भी क्या मुझी को कसूरवार ठहराएंगी? वो फिर वहां सी हो गई। बेटा, तुम्हें इस तरह उसके ज़ख्मों को कुरेदने की क्या ज़रूरत थी? उसका ये रद्द-ए-अमल फिर फ़ितरी है। उसकी जगह कोई भी मर्द होता वो ऐसा ही करता। वो सारे ज़माने से अलग हैं भाभी। मैं सारी ज़िंदगी भी उनके साथ सर फोड़ती रहूँ तो भी मुझे जवाबन में कुछ हासिल नहीं होगा। अब यकीन हो गया है मुझे इस बात का। तमाम तर कोशिशें कर डाली हैं मैंने, मगर उनके सीने में दिल नहीं पत्थर है। मैं अब उनके पास नहीं जाऊँगी, ये मेरा कतई फ़ैसला है। उन्हें आना होगा तो वो खुद चल कर आएँगे। वो भी हठधर्म बन गई थी। सब उसे समझा-समझा कर थक गए थे, मगर उसकी एक ही रट थी कि वो नहीं जाएगी। दम घुट जाएगा। अब भाभी मेरा वहाँ, सोचें ज़रा, जो शख्स अपने खून की कद्र ना पहचानता हो, उन रिश्तों के तकद्दुस का पास ना कर सके, वो भला क्या किसी का होगा? उसके दिल को बात लग गई थी कि वो इतनी बड़ी खुशी को भी अपनी महरूमी की भेंट चढ़ाना चाहता था। दिन पर दिन गुज़रते जा रहे थे, मगर दोनों ही अपनी-अपनी जगह ज़िद पर अड़े हुए थे। ना वो आना चाहता था, ना ये जाना चाहती थी। इस हालात में जबकि उसे उमर की पहले से ज़्यादा ज़रूरत थी, वो उससे इतना ही दूर थी। दिन-ब-दिन पीली पड़ती रंगत और कमज़ोरी ने उसे कैसा कुम्हला कर रख दिया था। भाभी उसे देखकर रो दिया करती थी। तुम ही मुसालियत कर लो चंदा, मर्दों में भला कहाँ ये सिफ़ात होती हैं। वो तो वैसे भी बहुत ज़िद्दी है, मुझे मालूम है, ना आएगा ना मनाएगा। वाक़ई ना तो उसका फ़ोन आया था और ना ही कोई ख़त। भाई ने ही कई बार उसे फ़ोन किया था, मगर इस मौज़ू पर वो कोई बात सुनने को आमादा ना था। जैसे-जैसे उसके दिन करीब आते जा रहे थे, वो और भी खौफ़ज़दा हो रही थी। काश उमर
तुम इतने कठोर ना होते तो तुम किस कद्र प्यारे इंसान हो। चंद अच्छे लम्हों की यादें उसे बुरी तरह तड़पा रही थीं। वो दुश्मन जहाँ भी था मगर जाने जहाँ भी तो था। उसके होने वाले बच्चे का बाप, भाभी बेटे की दुआ मांगती तो वो उन्हें टोक देती। नहीं भाभी, मुझे बेटी चाहिए। उम्र को बदलने की बस यही एक सूरत हो सकती है और खुदा ने उसकी सुन ली थी। बहुत प्यारी परियों जैसी बेटी अता की थी खुदा ने उसे। अपने पहलू में ये अजीम नेमत देखकर शुक्राने में उसकी आंखें भीग गईं। उस समय उसने शिद्दत से उमर को याद किया था, उसको फ़ोन पर इत्तला दे दी जा चुकी थी। वो हर पल उसकी मुंतज़िर थी, शायद ये खबर ही उसके अंदर जमी बर्फ़ को पिघला दे। एक मौहूम सी उम्मीद थी, एक आस का जुगनू था कि टिमटिमा रहा था। दिन पूरा गुज़र गया था, रात भीगने लगी थी। रास्ता देखते-देखते उसकी आँखें दुखने लगी थीं। उसने धीरे से आँखें बंद कर लीं। भाभी भी थक कर सो चुकी थीं। आहट महसूस होने पर उसने आँखें खोलीं, मगर फिर फ़ौरन ही बंद कर लीं। वो दुश्मन-ए-जाँ आ रहा था। वो सोती बन गई। वो बाप-बेटी के दरमियान इस वक़्त हायल नहीं होना चाहती थी। वो कुछ देर उसके सिरहाने खड़ा रहा। वो करवट लिए लेटी थी। धीरे से उसने बच्ची को उठाया। वो सब बखूबी महसूस कर सकती थी। फिर शायद कितने ही प्यार भरे बोसे उसने अपनी बेटी की पेशानी पर ज़ब्त कर दिए थे। वो दीवानावार उसे प्यार कर रहा था, बिल्कुल पागलों की तरह से। ये देखकर खुशी से उसकी आँखें भरने लगी थीं। वो अभी तक उसे सीने से चिमटाए खड़ा था। आई लव यू स्वीटहार्ट, माय लविंग चाइल्ड। वो उसे भींचे हुए प्यार कर रहा था। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, सबसे प्यार है, तुम्हारी माँ से भी, भाभी से भी, भाई से भी, सबसे। वो शायद उसे सुनाने को कह रहा था। वो आँखें खोलकर उसी को देख रही थी। इसका नाम क्या रखें शबीब? वो प्यार से उससे पूछ रहा था। रुबाब, उसने तुम्हारे दिल के तारों को छेड़ दिया है ना? जो काम मैं ना कर सकी कोई ना कर सका, वो इसने कर दिखाया है। ये भी अब तुम्हें जीना और प्यार करना सिखा देगी। हाँ, वाक़ई आज ज़िंदगी कितनी खूबसूरत दिखाई देने लगी है। उसने इस बात में सर हिलाकर शबी का हाथ अपने हाथों में ले लिया, जो आज मोहब्बतों की हरारत से दहक रहा था। ख़त्म शुद।